हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट, विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, स्वागत है आपका 17 नवंबर के डेली करंट अफेयर्स में। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। आगे आने वाली जितनी परीक्षाएं हैं, चाहे यूपीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। गाइस, बताना चाहूँगा, अभी 18 दिसंबर 2022 को जो पेपर हुआ है उत्तराखंड के अंदर पुलिस आरक्षी का, उसके अंदर सीधे सीधे इन करंट अफेयर से बहुत सारे सवाल आए हैं। तो इन करंट अफेयर्स को आप डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, फीडबैक है, कोई भी आपका सेशन है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, यानी कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए, और आरओ सचिवालय की फुल प्रिपरेशन बैच के लिए प्राइम बैच चल रहे हैं दो। ये दोनों की फुल प्रिपरेशन इसमें करवाई जा रही है, तो आप इन दोनों बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ एफआरओ मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी लेखपाल एग्जाम और फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की पीडीएफ को रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, और डेली एमसीक्यू जो प्रैक्टिस ग्रुप चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS2 से न्यूज़ आ रही है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहर में चल रही है, उसको आगे बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। अब ये 31 दिसंबर 2024 तक चलती रहेगी। तो ये अपने आप में एक मेजर फ्लैगशिप प्रोग्राम था, जिसको भारत सरकार इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, जहाँ पे पक्के घर देने की बात की जा रही है कि सभी मौसमों में, ऑल वेदर, कैसा भी मौसम हो, आप सभी मौसम में उस घर में रह पाएंगे। पक्का घर आपको मिलेगा टू ऑल एलिजिबल बेनिफिशियरी इन दी अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में ऑफ द कंट्री थ्रू स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल नोडल एजेंसीज के द्वारा। नेक्स्ट छोटी छोटी न्यूज़ हैं। अगली आ रही है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है रेटिफिकेशन 11th एडिशनल प्रोटोकॉल का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, उसमें 11वां एक एडिशनल प्रोटोकॉल ऐड हुआ है उसके संविधान में, उसको कैबिनेट ने रेटिफाई कर दिया है, परमिशन दे दी है भारत सरकार ने। तो यूनियन कैबिनेट, जिसको चेयर करते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, हैज़ अप्रूव्ड द रेटिफिकेशन ऑफ अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन एज कंटेन्ड इन द 11th एडिशनल प्रोटोकॉल टू द कॉन्स्टिट्यूशन साइंड ड्यूरिंग द 27th कांग्रेस। तो 11वां प्रोटोकॉल ऐड हुआ है 27वीं कांग्रेस में, जो कि कहाँ पे हुई है? अबिजान, कोट डी आइवोर या आइवरी कोस्ट जो कंट्री है अफ्रीका का, 9 से 27 अगस्त के बीच में हुई थी 2021 में। वहाँ पे इसको, उस टाइम पे ये इसको बनाया गया था, प्रोटोकॉल लाया गया था, उसको रेटिफाई अब किया है भारत सरकार ने। नेक्स्ट आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने होस्ट किया है वर्चुअल एशियन रीजनल फोरम मीट। किस चीज़ पे? मेकिंग आर इलेक्शंस इंक्लूसिव, यानी कि समावेशी चुनाव हो हमारे, एक्सेसिबल हो, यानी कि सभी लोग जो हैं सुलभ के रूप में वहाँ पहुँच सके, और पार्टिसिपेटिव हो, यानी कि सब लोग उसमें सहभागी कर सकें, सहभाग हो सके, उनका सहभागी बन सके। तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक मीटिंग जो है वो होस्ट करी है। तो ये जो रीजनल फोरम मीट है, ये एक प्रीकर्सर है टू द ग्लोबल समिट फॉर डेमोक्रेसी। इसके बाद एक ग्लोबल समिट फॉर डेमोक्रेसी होगा, टू बी होस्टेड बाय द नेशनल इलेक्टोरल इंस्टीट्यूट ऑफ मैक्सिको इन द कमिंग मंथ। तो मैक्सिको में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मैक्सिको में इसको नेशनल इलेक्टोरल इंस्टीट्यूट जो है वो मैक्सिको में होस्ट करेगा इसको। ग्लोबल समिट एंड रीजनल फोरम मीट्स एम्स टू जनरेट सिनर्जी अमंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखिए, ये ग्लोबल समिट किस चीज़ के लिए है? ये इस चीज़ के लिए है जिससे कि पूरी दुनिया में जो अलग अलग देशों की अलग अलग इलेक्शन कमीशंस हैं, चुनाव आयोग हैं, उनके बीच में एक समन्वय बने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एक सिनर्जी बने, जिससे कि वो क्या कर सके, वो जो बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि ऐसे ऐसे तरीके जो वो अपना रहे हैं, वो अलग अलग देशों में एक दूसरे को पता चले, तो अलग अलग देश उसको अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें।
एंड द वर्ल्ड एंड टू प्रमोट इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल मोबिलाइजेशन टू स्ट्रेंथन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो दुनिया के अंदर जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है यानी कि चुनावी लोकतंत्र के साथ साथ जो चीज़ें हैं वो चीज़ें इम्प्रूव हों। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार, इलेक्शन कमिश्नर श्री अनूप चंद्र पांडे, उन्होंने जो एशियन रीजनल फोरम मीट है उसको प्रिसाइड किया है। मीट विल हैव पार्टिसिपेशन फ्रॉम इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़। कई सारे देशों की जो इलेक्शन मैनेजमेंट की बॉडीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन है अलग अलग देशों के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। जैसे कि मैक्सिको ने किया है, मॉरिशस ने, फिलीपींस, नेपाल, उज्बेकिस्तान, मालदीव्स। फिर रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं किससे, इंटरनेशनल आइडिया से, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ से यानी कि ए-वेब से, और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम से। तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे आई हैं जिन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। दिस एशियन रीजनल फोरम मीट हैज़ 2 सेशन। इसके 2 सेशन हुए हैं। पहला सेशन हुआ है इंक्लूसिव इलेक्शन पे यानी कि समावेशी चुनाव पे, एनहेंसिंग पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ यानी कि जो यूथ है, युवा वर्ग है, उसका पार्टिसिपेशन इलेक्शन में बढ़ना चाहिए। जेंडर का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ना चाहिए यानी कि मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जितने भी तरह के लोग हैं, सभी सिटीजन्स का, नागरिकों का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ना चाहिए। रिमोट एरियाज़ में स्पेशल बात की जा रही है, रिमोट एरियाज़ की, यानी कि ऐसे एरियाज़ जो आम जनमानस में की ज़िंदगी में अगर हम देखें तो इतने ज़्यादा छुए नहीं हैं सरकार द्वारा। विच विल बी को चेयर्ड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम मॉरिशस एंड नेपाल। और जो सेकंड सेशन हुआ है वो हुआ है एक्सेसिबल इलेक्शंस पे। तो एक तो था इंक्लूसिव इलेक्शन और दूसरा सेशन हुआ है एक्सेसिबल इलेक्शंस पे। इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात की जा रही है किन के साथ, पीडब्ल्यूडी लोगों के साथ यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के साथ, यानी कि जो दिव्यांग हैं, और सीनियर सिटीजन्स वर्ग जो है 60 ईयर्स से प्लस, अगर हम भारत में कहें तो 60 ईयर्स प्लस जो लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स जो वर्ग हैं, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए चुनाव के अंदर। इसको चेयर किया जा रहा है बाय द कमिश्नर कॉमलेक, फिलीपींस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उज्बेकिस्तान के। इसमें रिप्रेजेंटेशन नेपाल से भी आ रहा है, मालदीव से भी आ रहा है, और IFES एशिया पैसिफिक से भी आ रहा है। नेक्स्ट आता है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। उन्होंने 12 अगस्त को स्माइल 75 इनिशिएटिव लॉन्च किया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मुलेट किया है कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ऑफ स्माइल, यानी जिसका नाम है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो ये इसकी फुल फॉर्म है स्माइल की, आपको ध्यान रखनी चाहिए। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स कि जो मार्जिनलाइज्ड हैं यानी बिल्कुल हाशिए पे खड़े लोग हैं, उनको हमें सपोर्ट करनी है। किस चीज़ के लिए? लाइवलीहुड के लिए, यानी कि उनकी आजीविका चल सके, और एंटरप्राइज के लिए यानी कि वो कुछ काम कर सकें, उद्यम कर सकें, तो उस चीज़ के लिए हमें उन्हें सपोर्ट करना है। टू एड्रेस द परसिस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ डेस्टिट्यूशन एंड बेगरी। तो यानी कि जो डेस्टिट्यूशन है, डेस्टिट्यूशन का मतलब है बहुत ज़्यादा गरीबी होना, उसको डेस्टिट्यूशन कहते हैं। और बेगरी का मतलब है भिक्षावृत्ति, यानी कि आप लोग जो बेगर्स हैं, यानी कि उन बेगर्स के ऊपर बात की जा रही है कि लोगों की इतनी बुरी हालत हो गई है, इनको भीख मांग के काम चलाना पड़ रहा है, तो उस चीज़ के ऊपर बात चल रही है। अंडर दी स्माइल 75 इनिशिएटिव 75 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं पूरे भारत में। वो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक कॉम्प्रिहेंसिवली रिहेबिलिटेट करेंगे पर्सनस को जो कि बेगिंग के एक्ट में इन्वॉल्व हैं, यानी कि जो कि भीख मांग के अपना काम चला रहे हैं, उन लोगों को, इन 75 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो लोग होंगे, उन लोगों को क्या किया जाएगा, उन लोगों को सही किया जाएगा, उन लोगों को काम रोजगार दिया जाएगा, जिससे कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने 100 करोड़ रुपए का बजट दिया है स्माइल स्कीम के लिए 2025-26 तक के लिए। नेक्स्ट आता है डेप्यूटेशन पॉलिसी ऑफर्स चांस फॉर फ्रेश टाइज बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अब देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है कि अभी तक क्या हो रहा था कि जम्मू कश्मीर के जो लोग थे वो जम्मू कश्मीर में सर्व कर रहे थे, और जब से लद्दाख अलग हुआ तो लद्दाख के लोग लद्दाख में सर्व कर रहे थे। अब क्या होगा कि डेप्यूटेशन पे क्या होगा कि दोनों जो स्टेट्स हैं, यानी दोनों जो यूनियन टेरिटरीज बनी हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, उसमें लोग आपस में शफल हो सकते हैं, डेप्यूटेशन पे जा सकते हैं। तो कार्व्ड आउट इनटू 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज ऑफ JNK एंड लद्दाख, द डिसीजन ऑफ JNK एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल हेडेड बाय LG मनोज सिन्हा टू अलाउ इट्स एम्प्लॉयज़ टू ऑप्ट फॉर डेप्यूटेशन पोस्टिंग इन लद्दाख। यानी कि अब ऐसा हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो चाह सकते हैं कि उनका डेप्यूटेशन पे लद्दाख में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और डेप्यूटेशन में कुछ टाइम वो लद्दाख में रहें। हो सकता है कि लद्दाख वाले चाहें कि कुछ टाइम वो कश्मीर में रहें। तो ऐसे करके एक लिंक बनाने की बात की जा रही है उन दोनों रीजन्स की जो कि सेपरेट कर दिए गए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर वापस से बात आ रही है कि हमने पिछले दिनों भी इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर देखा है तो कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो सेल है वो वापस से बढ़ गई है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जनवरी 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था कि एक ऑल्टरनेटिव है कैश डोनेशंस का।
एक तरीका तो पहले ये हुआ करता था कि जो लोग हैं वो पार्टीज़ को, अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो नॉन नेशनल पार्टीज़ जितनी भी हैं, वो चाहें तो उन नेशनल पार्टीज़ को या किसी भी पार्टी को आप पैसे दे सकते थे, वो कैश में दिया जाता था। तो सरकार का, प्रेजेंट गवर्नमेंट का ये कहना था, जिस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे, श्री अरुण जेटली थे, तो उनका कहना ये था कि हम एक नई स्कीम लेके आ रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, और इसके तहत क्या होगा कि अब आपको एसबीआई की कुछ ब्रांचेस से क्या मिल जाएंगे, एसबीआई की कुछ ब्रांचेस से बॉन्ड्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप एसबीआई में पैसा जमा करो, आपको बॉन्ड मिलेंगे, ये बॉन्ड ले जाके आप पॉलिटिकल पार्टी को दो, और वो पॉलिटिकल पार्टी वापस एसबीआई आएगी, और एसबीआई आके वो अपने अकाउंट में पैसे ले लेगी, उस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में वो पैसे पहुंच जाएंगे एसबीआई से। यानी कि सारा जो पैसा होगा वो कहाँ से रूट होगा, सारा पैसे की राउटिंग एसबीआई के थ्रू होगी। यानी कि एसबीआई एक सरकारी बैंक है, तो सरकार को पता होगा कि किस आदमी ने पैसे दिए हैं, कितने पैसे दिए हैं, और वो पैसे किस पार्टी को गए हैं, और किस पार्टी ने उस पैसे को इनकैश करवा लिया है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे किसको होगा, सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा उस पॉलिटिकल पार्टी को जो कि किस में है, जो कि पावर में है। तो देखिए क्या कह रहा है ये, तो उनका कहना ये है कि इससे जो सिस्टम है वो क्लीन हो जाएगा। और ये कहा गया है कि 2022 में अगर हम देखें तो 2022 में कब कब विंडो खुली है, जिस टाइम पे एसबीआई ब्रांचों ने, एसबीआई बैंकों की ब्रांचों ने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इनको बेचे हैं 1 जनवरी से 10 जनवरी तक, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल, 1 जुलाई से 10 जुलाई, अक्टूबर से 10 अक्टूबर, 9 नवंबर से 15 नवंबर, और 5 दिसंबर से 12 दिसंबर। यानी जब जब इलेक्शन है तब तक खोल दीजिए, सरकार के द्वारा ये स्कीम चलाई गई है। गवर्नमेंट हैज़ ओपनड येट अनदर वीक लॉन्ग विंडो फॉर इलेक्टोरल बॉन्ड सेल्स स्टार्टिंग December 5th, लेस देन अ मंथ आफ्टर इट अमेंडेड द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम टू एनेबल एन एडिशनल फोर्टनाइट ऑफ सेल्स इन ईयर्स व्हेन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव पोल्स। यानी जब भी इलेक्शन हो रहा है उससे पहले खोल देते हैं, जिससे कि पैसा वैसा थोड़ा सा आ जाए, और इलेक्शन को करवाने में थोड़ा जो खर्चा हो रहा है पार्टियों के द्वारा, पार्टी के वर्कर्स के द्वारा, वो आराम से किया जा सके। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है 24वां ट्रांच खुला है ये 2018 से, कि 29 ब्रांच हैं एसबीआई की पूरे भारत में, जिनको ऑथोराइज़ किया गया है उन 29 ब्रांचों से कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। टू इशू एंड एनकैश द बॉन्ड्स फ्रॉम December 5 to December 12, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था जनवरी 2018 में। फिर स्कीम अलाउज डोनर्स, अब स्कीम क्या अलाउ करता है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो डोनर्स हैं, यानी कि जो दानदाता हैं, वो फंड कर सकते हैं किसको, पोल की कैंपेन्स को, जो पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे सकते हैं। पोल कैंपेन जो पॉलिटिकल पार्टी चलाती हैं, इलेक्शन के टाइम पे जो कैंपेनिंग होती है, इतना काम होता है, इतना बंदोबस्त होता है, तो उसके लिए सभी कामों के लिए पैसा लगता है, और उस पैसे को प्रोवाइड किया जा सकता है इन डोनर्स के द्वारा। स्कीम ओरिजिनली एनविसाज्ड मेकिंग सच बॉन्ड्स अवेलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 10 days ईच इन जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। अब देखिए इसमें क्या कहा गया कि ये स्कीम को इस तरह से एनविसाज किया गया था, परिकल्पना की गई थी कि बेसिकली साल में 4 बार खुलेगी एसबीआई के बैंकों के अंदर ये जो लॉटरी का सिस्टम है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी की लॉटरी हुई एक तरह से आप देख सकते हैं कि जनवरी के अंदर, अप्रैल के अंदर, जुलाई के अंदर और अक्टूबर के अंदर। 1 जनवरी से 10 जनवरी, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल, 1 जुलाई से 10 जुलाई, और 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, 10-10 दिन के लिए खुलेगा। उसके बाद साथ में एक एडिशनल क्लॉज ये रख दिया गया कि 30 दिन का समय और है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप स्पेसिफाई कर सकता है जिस साल जनरल इलेक्शन होगा उसमें, कि जिस साल जनरल इलेक्शन होगा, तो जैसे 2019 में जनरल इलेक्शन था, अब 2024 में जनरल इलेक्शन है, तो 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 30 दिन की पावर और है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये जो क्लॉज था इसको ख़त्म कर दिया गया था, या इसको हम कह सकते हैं कि इसकी फ्लाउटिंग हो रही है, और अब सरकार अपना जब उसका जी चाहता है वो तब खोल देती है, जब भी उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। ओनली दोज पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि सेक्शन 29A RP एक्ट 1951 के तहत रजिस्टर्ड है, और साथ ही साथ उसको पिछले इलेक्शन में 1% से वोट कम नहीं मिले हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेटमेंट ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि क्या सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ एलिजिबल हैं कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले सकती हैं, तो जी नहीं, सभी पार्टीज़ एलिजिबल नहीं हैं। मात्र वही पार्टीज़ एलिजिबल हैं जिनको पिछले इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में एटलीस्ट 1% टोटल वोट्स जितने पड़े उनका 1% वोट उन्हें मिला हो। अगर 1% वोट उन्हें मिला है तभी वो पार्टी एलिजिबल होगी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत, चाहे वो जनरल इलेक्शन में हुआ हो या राज्य के इलेक्शन रहे हों। उन्होंने 1% वोट अगर प्राप्त किया है तो ही वो एलिजिबल होंगे, वरना वो एलिजिबल नहीं होंगे।
नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री पहला फेज़ जो है समृद्धि कॉरिडोर का, उसको ओपन करने जा रहे हैं। तो समृद्धि महामार्ग क्या है उसको समझते हैं। 6 लेन का होगा, एक्सेस कंट्रोल्ड रोड होगी, यानी कि आपके पास एक्सेस होगा कि आप उसमें एक्सेस कर सकते हैं। डिज़ाइन फॉर अ टॉप स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलने के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है। और ये दूसरा है महाराष्ट्र के अंदर आफ्टर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। एक तो महाराष्ट्र में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बना है और दूसरा ही समृद्धि कॉरिडोर बना है, तो उसको समझते हैं। एन एस्टिमेटेड 30,000 to 35,000 व्हीकल्स विल यूज़ एक्सप्रेसवे डेली। 30 से 35,000 गाड़ियाँ इस पर रोज़ चलेंगी। इसमें टूरिज़्म बढ़ेगा कहाँ कहाँ पे, शिरडी में, विरुल में, लोनार लेक, अजंता, एलोरा, औरंगाबाद, पंचवटी, और जो ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर के, और गुरुनेश्वर है, और हिल स्टेशन है इगातपुरी का। तो इन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ने की उम्मीद की जा रही है इस समृद्धि कॉरिडोर से। 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पास होता है ये। 209 अंडरपास दिए गए हैं जानवरों के लिए और पेडेस्ट्रियंस के लिए। 8 अंडरपासेस और 8 ओवरपासेस दिए गए हैं वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए। 391 गाँवों से जाता है, 26 तालुका हैं, 10 जिले हैं। 138.47 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी सोलर एनर्जी इनिशिएटिव के तहत, जो कि इस प्रोजेक्ट से लिंक किया गया है। यानी कि सड़क पे कितने सोलर पैनल्स लगाए गए हैं कि 138.47 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो नागपुर शिरडी स्ट्रेच का बनाया गया है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। देखिए इतना बड़ा नाम है इसका, द हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। इसको इनॉग्रेट किया गया था 11 दिसंबर को, और इसके वजह से मुंबई का जो रास्ता है वो 10 घंटे कम हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द फर्स्ट फेज ऑफ द 701 किलोमीटर ऑन December 11। तो 11 दिसंबर को 701 किलोमीटर में से फर्स्ट फेज जो है उसको खोला गया है इस महामार्ग का। एक्सप्रेसवे जो है वो रिड्यूस कर देगा जो समय पहले नागपुर से मुंबई जाने में लगता था, अभी तक 17 घंटे लगते थे, और अब सिर्फ 7 घंटे में आप नागपुर से मुंबई पहुंच जाएंगे। यानी नागपुर से मुंबई पहुंचने में पहले जो 17 घंटे का समय लगता था वो कम होकर मात्र 7 घंटे का रह जाएगा, 10 घंटे कम हो जाएगा। एक्सप्रेसवे जिसको समृद्धि कॉरिडोर कहा जाता है, देखिए नागपुर से मुंबई थोड़ा दूर भी है, 840 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक्सप्रेसवे जिसको समृद्धि कॉरिडोर कहा जा रहा है, इसको 55,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। 392 गाँव से जाएगा ये। डायरेक्टली इम्पैक्ट अबाउट 36% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो समृद्धि कॉरिडोर है महाराष्ट्र की 36% जनसंख्या को सीधे सीधे अफेक्ट करेगा, और कंट्री का मोस्ट एक्सटेंसिव ग्रीनफील्ड रूट होगा, जिसमें 23.65 लाख सैपलिंग्स और 11 लाख ट्री जो हैं इस पर लगाए जा रहे हैं। इट पासिस थ्रू 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जाएगा। कौन कौन सी है, एक तो है कैटेपूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अकोला में, फिर करांजा सोहोल ब्लैकबैक सेंचुरी है वाशिम में, और तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है थाने में। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं महाराष्ट्र की जो कि समृद्धि कॉरिडोर से अफेक्टेड होंगी। नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है ऐसा जिसने कि इंडिपेंडेंट, एक बिल्कुल स्वतंत्र एक मिनिस्ट्री बना दी है, किसके लिए, दिव्यांग के लिए। तो ऑन द ओकेजन ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, महाराष्ट्र सरकार ने इनॉग्रेट कर दिया है एक मिनिस्ट्री दिव्यांग के लिए मुंबई में। विद दिस महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट स्टेट, इसके साथ महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिन्होंने डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए, यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए एक नया मंत्रालय ही बना दिया हो। नेक्स्ट आता है मीति ऑन द मास्ट हेड एज बंगाली स्क्रिप्ट बाउज आउट ऑफ मणिपुरी टाइटल्स, कि जो मणिपुरी टाइटल्स हैं, मणिपुर में जो टाइटल्स हैं वहाँ पे जो बंगाली स्क्रिप्ट थी उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है। तो 15 जनवरी 2023 से ज़्यादातर जो मणिपुरी लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स हैं मे फेल टू हिट दी स्टैंड्स, यानी कि जो मणिपुरी लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स हैं वो नहीं चल पाएंगे। इस डेट से जितने भी 7 वर्नैकुलर मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स हैं, 9 इवनिंग पेपर्स हैं, 4 पीरियोडिकल्स हैं, टाइनी हिल स्टेट विल हैव टू यूज़ ओनली द मीति मयेक या मणिपुरी स्क्रिप्ट। तो उनको मणिपुरी स्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी, और जो बंगाली स्क्रिप्ट है जो कि 18वीं शताब्दी से इस्तेमाल होती जा रही है मणिपुर में, उसको बंद कर दिया जाएगा। द मणिपुरी लैंग्वेज वॉज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992, लेकिन वो बंगाली स्क्रिप्ट में है। तो यानी कि अगर मणिपुरी लैंग्वेज में है बंगाली स्क्रिप्ट में तो उसको यूज़ नहीं किया जाएगा। आप जो मणिपुरी स्क्रिप्ट है उसमें लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अखबार छपेंगे तो वो सब काम चल पाएगा। नेक्स्ट आता है GS3 से न्यूज़ आ रही है कि इंडिजिनस वैक्सीन जो है लंपी प्रोवैकिंड टू प्रोटेक्ट लाइव स्टॉक फ्रॉम लंपी स्किन डिजीज़, यानी कि जो इंडिजिनस वैक्सीन है लंपी प्रोवैकिंड, ये प्रोटेक्ट करेगा लाइव स्टॉक को लंपी स्किन डिजीज़ से। इसको किसने बनाया है,
नेशनल इक्वाइन रिसर्च सेंटर, इक्वाइन का मतलब होता है वो फैमिली जो घोड़ों से बिलोंग करती है, डोंकीज़ हैं, घोड़े हैं, पोनीज़ हैं, खच्चर हैं, यानी कि उनको इक्वाइन बोलते हैं। हिसार हरियाणा में एक कोलैबोरेशन किया गया है IVRI इज्जत नगर बरेली के साथ। नेक्स्ट आया है कि प्री सबमिट मीटिंग हुई है टाइगर रेंज कंट्रीज़ की, यानी कि उन देशों की जहाँ जहाँ पे टाइगर्स मिलते हैं, और इसको न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो टाइगर रेंज कंट्री समिट शेड्यूल है वैसे तो व्लादिवोस्टॉक रशिया में, और प्रीवियस समिट इससे पहले सेंट पीटर्सबर्ग वापस रशिया में हुआ था 2010 में। इंडिया के अंदर 52 टाइगर रिजर्व्स हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए कि इस टाइम पे भारत में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं। 52 हैं, जो कि 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं 18 राज्यों के अंदर, और 75% पॉपुलेशन है वाइल्ड टाइगर की भारत में ग्लोबल लेवल पे। ग्लोबल लेवल पे पूरे विश्व में जितने टाइगर हैं उसमें से 75% तो भारत में ही है। ये भारत की आप कह सकते हैं बहुत बड़ी खूबी है। इंडिया अचीव्ड द गोल ऑफ डबलिंग द टाइगर्स इन 2018। हमने टारगेट तो 2022 का रखा था, लेकिन हमने जो टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करने का जो टारगेट था वो हमने 2018 में ही पूरा कर लिया। 2008-2009 के अंदर हमारे यहाँ 41467 टाइगर्स थे, हमने बढ़ा कर उनको 2900 कुछ टाइगर्स कर लिया 2018 में ही। एज ऑल्सो सो फार एज 17 टाइगर रिजर्व जो हैं भारत में, उनको CA/TS इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन मिल चुका है। 2 टाइगर रिजर्व्स को T+2 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है अपने आप में एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि कुछ राज्य सरकारें खर्चा करती हैं जिन राज्यों में टाइगर रिजर्व्स हैं, और कुछ केंद्र सरकार खर्चा करती है। इंडिया ने बायलैटरल एग्रीमेंट किए हुए हैं, MOU साइन किए हुए हैं कई सारे टाइगर रेंज देशों के साथ, और कंबोडिया के साथ मिलकर हम बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं फॉर टेक्निकल असिस्टेंस टुवर्ड्स ब्रिंगिंग बैक वाइल्ड टाइगर, जिससे कि वो हमें टेक्निकल असिस्टेंस दे सकें, जिससे कि जो हमारे वाइल्ड टाइगर्स हैं उनको हम वापस से ला सकें। नेक्स्ट आता है कश्मीर के अंदर श्रीनगर में वापस से हाउस बोट फेस्टिवल है उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिससे कि वहाँ पे टूरिज़्म बढ़े। शिकारा के अंदर बैठ के लोग अपना वहाँ पे जो टूरिज़्म है उसको एंजॉय करें। विद द कश्मीर टूरिस्ट डिपार्टमेंट ऑन सैटरडे ऑर्गेनाइजिंग अ हाउस बोट फेस्टिवल इन श्रीनगर। जो मच फेम्ड और इंट्रिकेटली कार्व्ड हाउस बोट्स हैं वो सीज़न का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन होंगी, लोग उसमें रुकना चाहेंगे। हाउस बोट फेस्टिवल, जो कि टूरिज़्म ऑफिशियल का कहना ये है कि ये सेलिब्रेशन है यूनिक रोल प्लेड बाय द हाउस बोट्स इन अट्रैक्टिंग टूरिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। तो पूरी दुनिया भर से कई सारे टूरिस्ट उन शिकारा को देख के, हाउस बोट्स को देख के खिंचे चले आते हैं। शिकारा विच आर स्मॉल वुडन बोट्स वर डेक्ड अप ऑन द डल लेक फॉर द ओकेजन। तो डल लेक में बेसिकली वो बंधी रहती हैं और आप उसमें जा सकते हैं, सो सकते हैं। बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस आता है अगर आप शिकारा में रुकते हैं, डल लेक में घूमते हैं तो। नेक्स्ट आता है चंद्रयान 2 गेजेस सोडियम कंटेंट ऑन मून सरफेस। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, चंद्रयान 2 मिशन भारत की तरफ से भेजा गया था, जिसका जो रोवर था वो मून पे लैंड नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसने सोडियम कंटेंट देखा है मून के सरफेस पे। तो साइंटिस्ट जो हैं इसरो से, उन्होंने मैप आउट किया है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम ऑन द मून सरफेस की, यानी कि चंद्रमा की सतह पे कितना सोडियम है और कितना सोडियम वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। उन्होंने CLASS इंस्ट्रूमेंट यानी कि क्लास इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया है। चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसको कि सेकेंड इंडियन मून मिशन चंद्रयान 2 द्वारा ले जाया गया था। ये पहला एफर्ट है जिसकी वजह से ग्लोबल स्केल पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं सोडियम का चंद्रमा की सरफेस पे यूजिंग एक्सरे फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रा। तो एक्सरे का इस्तेमाल करके पहली बार ऐसा किया जा रहा है पूरे विश्व में। एक्सरे फ्लोरोसेंस कॉमनली यूज़ किए जाते हैं मटेरियल की कंपोजिशन को देखने के लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव मैनर में, यानी कि हम जिस पे ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो डिस्ट्रक्ट ना हो, टूटे फूटे ना, जैसा है वैसा ही रहे और हमें चीज़ों के बारे में कुछ पता भी चल जाए। When the sun gives out solar flares, a large amount of X-ray radiation falls on the moon, triggering X-ray fluorescence। क्लास मेजर करता है एनर्जी को एक्सरे फोटोन्स की जो चंद्रमा से निकल रही हैं, उनके टोटल नंबर को काउंट करता है। एनर्जी ऑफ द फोटोन इंडिकेट्स एटम। तो फोटोन की एनर्जी इंडिकेट करती है कि वहाँ पे एटम है, जैसे कि सोडियम एटम जो है वो एक फोटोन निकालता है 1.04 keV की। एंड द इंटेंसिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट। और इंटेंसिटी से ये पता चलेगा कि कितने एटम्स वहाँ पे हैं। When compared to Earth, Moon is significantly depleted of volatile elements such as sodium। अगर हम अर्थ से कंपेयर करेंगे, अर्थ पे तो बहुत सारे मिनरल्स हैं लेकिन मून पे बहुत कम मिनरल्स हैं। तो अमाउंट जो है वोलेटाइल का ऑन द मून कैन बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर्मेशन सिनेरियो ऑफ द अर्थ मून सिस्टम। तो ये समझा जा सकता है, इससे ये पता चल सकता है साइंटिस्ट को कि धरती और जो पृथ्वी है और जो चंद्रमा है इसका सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, वो भी कुछ यहाँ से हम समझ सकते हैं। सोडियम कैन बी यूज्ड एज अ ट्रेसर
ऑफ द वोलेटाइल हिस्ट्री ऑफ द मून। पुराने जो मून मिशंस रहे हैं जैसे कि अपोलो 11 यूएसए के द्वारा भेजा गया, लूना मिशन है, चैंगिस 5 मिशन है जो कि चाइना के द्वारा भेजा गया, वो कुछ रॉक सैंपल्स भी वहाँ से लेके आया है, जो मिट्टी के जो सैंपल्स हैं चंद्रमा की सतह से वो लेके आए हैं। अमाउंट ऑफ सोडियम जो है उन रॉक्स में वाज प्रिसाइसली गेज्ड, यानी कि नापा गया है, बहुत ही प्रिसाइसली अगर हम देखें तो नापी भी गई हैं कि कितनी सोडियम उन पत्थरों में, उन चट्टानों में है। दीज सोडियम एटम्स ऑन द सरफेस आर लिबरेटेड when enough energy is given to them by ultraviolet radiation and solar wind ions। और ये जो सोडियम एटम्स है दिखते कैसे हैं सरफेस पे? ये तब दिखते हैं अगर वहाँ पे सन की जो यूवी रेडिएशन है वो गिरती हैं, और यूवी रेडिएशन वहाँ पे आराम से गिर सकती हैं क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, और जो सोलर विंड के जो आयंस हैं वो भी वहाँ से टकराते हैं। सोडियम इज़ द ओनली एलिमेंट अपार्ट फ्रॉम पोटेशियम जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं टेलीस्कोप के थ्रू ल्यूनर एटमॉस्फेयर में। और जो ये नया मैप है सोडियम का वुड एनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सरफेस एक्सोस्फेयर कनेक्शन, की सरफेस का और एक्सोस्फेयर का क्या कनेक्शन है उसके बारे में समझा सकता है ये सोडियम का नया मैप। तो इसी के साथ ये करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सजेशन है तो ज़रूर बताइएगा। किस टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको बनवानी है वो भी ज़रूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।